कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे जी। थोड़ा सा लेट के लिए क्षमा चाहते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं ना कि जब आप एक अ, वृक्ष को लगाते हैं तो एक समय आता है जब आपको फल खाना होता है। वही चीज़ है जी। हम लोग 3 दिनों से वृक्ष लगा रहे थे, और 3 दिन या 2 दिन से शायद, है ना? हाँ, 2 दिन वृक्ष लगाए थे। आज हमें फल खाने का समय आ गया। तो जल्दी से बताओ, क्या आप लोग तैयार हो आज टेस्ट के लिए? आज ऑब्जेक्टिव होगा, आज इसका सब्जेक्टिव होगा, और इसका प्यारे बच्चों इस गद्यांश का आज हम लोग सारांश पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? जल्दी से बोलो यस और नो। ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और बच्चा जी, जब 26 चैप्टर ही है, एक चैप्टर खत्म हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है ना। पूरे साल में 26 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर जी आज खत्म होने वाला है। आज लास्ट डे है इस चैप्टर का। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या आपके फ्रेंड्स लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सर, शेयर कहाँ किए जो सुनेंगे? चलो शेयर कर दो फटाफट से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास एक बार इस क्लास को खूब ज़्यादा शेयर करें। आप लोग बच्चों 11th 12th के बच्चे, बहुत आप लोग का मतलब फ्रेंड फॉलोइंग होता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है आप सभी के, पता है ना? हाँ, मैं जानता हूँ। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी टेलीग्राम ग्रुप में, फटाफट से व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर स्टेटस वगैरह जहाँ लगाना लगा दो। अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए। आज क्या होने वाला है, पहले तो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर बच्चा जी हम इसका सब्जेक्टिव करेंगे, मतलब 2 अंक है, और फिर हम लोग 5 अंक के करेंगे। स्टार्ट करें। कहते हैं जी, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो अभी आपका संघर्ष का टाइम है, आप अभी अकेला हो बच्चा जी, अकेला हो। आ जाओ, चैप्टर पढ़ लिया आपने, हाँ या ना? क्या आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है? बोलो हाँ या ना। अगर आप नए हैं और आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है बच्चों, तो एक वीडियो में हमने आपको बताया था लेखक परिचय। एक वीडियो में क्या बताया था बताओ? लेखक परिचय। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको पूरा अर्थ समझाया था। और ये तीसरी वीडियो है बच्चों प्रैक्टिस का। तीसरी वीडियो है प्रैक्टिस का, जहां से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर कर लेना। सर कोचिंग में हूँ सर, कैसे करें क्लास? अरे तब तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, पहला क्लास देखो फटाफट स्पीड में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये आप सभी को मालूम है। पहला क्वेश्चन, पहला 38 क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं और ना आएंगे बच्चा जी। 38 क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जन्म मैंने आपको पढ़ाया था 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में कहाँ हुआ था बच्चा? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए बच्चों माता का नाम क्या था, तो माता का नाम सबको पता है, पार्वती देवी। और पिताजी का नाम बताओ? बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी का नाम था। इनकी मृत्यु बच्चों वर्ष 1944 सॉरी 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। हर बच्चे को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? अभी मैंने बताया आपको कि बालकृष्ण भट्ट का निधन बच्चा जी, इसमें बताओ बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो वर्ष वर्ष 1914 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बच्चा जी आप सभी को मालूम है ना कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम बताइए क्या है? इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है ना। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम बताओ? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम बताइए। रेल का विकट खेल मैंने आपको बताया था बच्चा जी, इस चैप्टर में एक है ना, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सॉरी बच्चा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक क्या है? मनुष्य की जो ईश्वर के द्वारा शक्तियां दी गई हैं उसमें से एक क्या है बताओ? कल मैंने बताया था ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है। यस सर, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक क्या है? उसकी शक्तियों में से एक है बच्चों वाक्य शक्ति, यानी कि जो बोलने की हमें शक्ति दी गई है वो हमारी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है, वाक्य शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? हाँ, लोगों के बीच क्या आए थे, मतलब कितने वर्षों तक वो, आप ये कह सकते हो कि लोगों से दूर रहे थे, उसके बाद उन्होंने सबसे 11th का पढ़ सकते हैं। हाँ, इसको पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हैं, 11th 12th कोई भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए फायदा है। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के बाद? तो 16 वर्षों के बाद बच्चों, सबसे ना 16 वर्षों के बाद। किसके मुंह से सुना था बताओ? किसके मुंह से उन्होंने सुना था? 16 वर्षों के बाद बच्चों बोली उसने, किसके मुंह से सुना था? 16 वर्षों के बाद बच्चों किसके मुंह से सुना था, जल्दी बताओ? 16 वर्षों के बाद उन्होंने फ्राइडे के मुंह से बोली सुना था। फ्राइडे के मुंह से। जब बच्चों फ्राइडे ने उसे कुछ बोला तो वह उसे किस भाषा में जवाब दिए थे बताओ? किस भाषा में जवाब दिए थे? तो जंगली भाषा में। किस भाषा में? जंगली भाषा में उन्होंने उसका जवाब दिया था। जंगली भाषा में उन्होंने उसका जवाब दिया था 16 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एडिशन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है?
कितने लोगों के बीच बच्चों श्रेष्ठ बातचीत होती है, जल्दी बता दो। सर ये तो सबको मालूम है, कौन नहीं जानता। हाँ, मैंने कल आपको कितने बढ़िया से पढ़ाया था। कितने लोगों के बीच जो है श्रेष्ठ बातचीत होती है, तो दो लोगों के बीच बच्चों श्रेष्ठ बातचीत होती है। लेकिन बच्चों सर्वोत्तम, सबसे उत्तम बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? सर्वोत्तम बातचीत बच्चों, सर्वोत्तम बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो सर्वोत्तम बच्चों स्वयं से होता है, स्वयं से ही बातचीत सर्वोत्तम होता है। कहते हैं बच्चों कि अगर तीन लोगों के बीच जो बातचीत हो उसे क्या कहते हैं? तो अंगूठी के नख के समान कहा जाता है। तीन लोगों के बीच अगर बातचीत है तो हम उसे अंगूठी के नख के समान कहते हैं। अगर बच्चों यही बातचीत चार लोगों के बीच हो तो इसे क्या बोलते हैं? चार लोगों के बीच हो तो इसे क्या बोलते हैं? ठीक है ना। तो कहते हैं बच्चों एडिशन के, है ना, एडिसन ने कितने लोगों के बीच के बातचीत को श्रेष्ठ माना है? दो लोगों के बीच के। अगला आता है कितने लोगों के बातचीत को अंगूठी में नख की सी मानी गई है? कितने लोगों के बीच बातचीत को अंगूठी की नख मानी गई है? तो तीन लोगों के बीच बच्चों अंगूठी की नख मानी गई है। अगला आता है कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी आती है? कितने लोगों की बातचीत को फॉर्मेलिटी, है ना, कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? अगर एक साथ कितने लोग जुड़ जाए जो बच्चों एक फॉर्मेलिटी लगने लगता है? सर चार लोग जुड़ जाए तो एक फॉर्मेलिटी लगता है सर। अगला आता है यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव में भी आता है। यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चा जी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं इसको। सौ है ना, सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं ना, सुहृदय गोष्ठी के नाम से भी इसे जानते हैं। और बच्चों ये है ना, ये यूरोप के लोगों के बीच होता है। अगला आता है बच्चों काव्य, है ना, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो हम इसे बच्चों सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अगला आता है बच्चों आधुनिक शुष्क पंडितों के बीच, है ना, की बातचीत को क्या कहते हैं? जो अभी के पंडित हैं उनके बीच जो बातचीत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बच्चों कहते हैं शास्त्रार्थ। क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ कहते हैं, है ना। हम उसे क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की 25 वर्ष से ऊपर वाले, है ना, लोगों की बातचीत कैसी होती है? आपने सुना होगा, कल मैंने बताया था कि अगर बच्चों 25 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र है तो उसकी बातचीत को हम क्या बोलेंगे? 25 साल से अधिक, है ना। सर 12th का कब से स्टार्ट होगा? आर्ट्स गुरुजी, पहले आप इसको पढ़ो ना बच्चा। 25 वर्ष से ऊपर वाले के बातचीत में क्या होता है? तो 25 वर्ष से जो अधिक लोग होते हैं उसके बातचीत कैसे होते हैं? तो सर जी वो सारगंभित होते हैं ना। क्या होते हैं? सार, है ना, सारग, है ना, सारग, क्या लिखा है? सार गर्भित, सार गर्भित होते हैं, सार गर्भित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन अगर बच्चों 25 साल से कम उम्र है तब तो मौज मस्ती होगा। 25 वर्ष के नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? जो 25 वर्ष से कम उम्र के होते हैं उसकी बातचीत कैसी होती है? बताओ जल्दी से, उसकी बातचीत कैसी होती है तेजी में? जो 25 वर्ष से कम होते हैं गुरुजी, जो 25 वर्ष से कम होते हैं उसकी बातचीत में क्या होता है? क्या बच्चों सिनेमा से संबंधित होती है? नहीं सर, नहीं सर। क्या वह दिल बहला होता है? हाँ, 25 वर्ष से कम है तो बच्चा उसके मन में दिल बहला वाली बातें आती हैं, ये आप सभी को मालूम है। आप मुझे बताइए कि 15 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया? जल्दी से फटाफट तेजी में, ना 15 में से। हम उम्मीद करते हैं आपने बेहतर किया होगा। ठीक है, अगर आपने क्लास को अभी तक पहले बच्चों लाइक वगैरह नहीं किया तो गुरुजी की क्लास को लाइक वगैरह कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि वो सारे क्वेश्चन को बना पाए। अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चा 16 नंबर की, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? बताओ, हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो क्या दिखलाती है? तो बच्चा जी हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है ना वो हमें नए नए रंग दिखाती हैं, नए नए रंग दिखाती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? तो आपने किताब पढ़ा होगा, वहां लिखा गया है कि भीतरी मनोवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? चमनिस्तान कहा गया है। भीतरी मनोवृत्ति को चमनिस्तान कहा गया है। अगला आता है बच्चों जीवा को क्या माना गया है? जो हमारी जीवा है ना उसे क्या माना गया है? आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा बच्चों, जीवा को क्या माना गया है? तो जो जीवा होता है ना उसे कतरनी कहा गया है। जीव जो होता है वो कतरनी के समान है, ऑप्शन ए। अगला आता है क्रोध को हम, है ना, क्या माना गया? यहाँ पर बच्चों ऐसी क्लास होती है जहां पर आपका टाइम पूरा बचता है। क्रोध को क्या माना गया? क्रोध एक बहुत बड़ा फरीक है ना। क्रोध क्या है बच्चा? एक फरीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को एक फरीक माना गया है। अगला आता है बच्चों, है ना, क्रोध आदि को काबू करने के लिए किसे काबू करना चाहिए? अगर आप क्रोध को काबू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसे काबू करना चाहिए? तो क्रोध को काबू करने के लिए सबसे पहले जीवा को काबू करो। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है बच्चों भाषण में किसका मौका रहता है? जब आप भाषण देते हो ना
तो क्या चीज का मौका रहता है? आप बोलोगे सर भाषण देते समय नाज नखरा दिखाने का मौका रहता है। अगला आता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चा वाला क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म बच्चों इलाहाबाद में हुआ था, जिसे हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बातचीत जो हम लोग करते हैं ये कौन सी विधा है? तो बच्चों एक निबंध है, पूछा जाए कौन से निबंध है, तो यह एक ललित निबंध है बच्चों, याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो आप कहोगे सर बोलने से, रोने से, हंसने से या चलने से। मनुष्य के रूप का बच्चों साक्षात्कार होता है बोलने से, साक्षात्कार होता है बोलने से। और ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? जल्दी बताना कमेंट बॉक्स में, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? जल्दी से। एडिसन ने कहा था या फिर बच्चों क्रूसो ने कहा था? किसने ऐसा कहा था? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था? बोलने से मतलब क्या होता है? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था? बच्चों ऐसा कहने वाले बेन जॉनसन थे। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जबकि एडिसन ने कहा था असली बातचीत, एग्जाम में पूछा जाएगा, असली बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? तो असली बातचीत बच्चों दो लोगों के बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था एडिसन ने। एडिसन ने कहा था असली बातचीत दो लोगों के बीच होता है। जबकि बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कोई दिक्कत है? यस और नो। एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि बेन ना बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहते हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन का क्या मत है? तो एडिसन का मत है कि असली बातचीत दो लोगों के बीच ही हो सकता है। अगला आता है बच्चा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? तो बच्चों काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को हम लोग सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है रॉबिन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? ये तो कल मैंने पढ़ा था कि जो रॉबिन क्रूसो थे ना, वो पहली बार किसकी मुंह से बोली सुने थे? तो बच्चों पहली बार उन्होंने फ्राइडे के मुंह से बोली सुनी थी। अच्छा कितने वर्षों के बाद बताओ, कितने वर्षों के बाद? तो प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है ना कि 16 वर्षों के बाद उन्होंने फिर उन्होंने जवाब किस भाषा में दिया था? जवाब किस भाषा में? तो जवाब उन्होंने जंगली भाषा में दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? जब आप बाहरी बातचीत करते हैं तो किसकी बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों फरीक की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए, फरीक की आवश्यकता पड़ती है। फरीक, ठीक है ना, फरीक की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि चार लोगों से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं? अगर बच्चों चार से अधिक लोग मिलकर बातचीत करें तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे बच्चों संवाद नहीं कहते हैं, शास्त्रार्थ नहीं कहते हैं, संलाप नहीं कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों राम रमोवल किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या लिखना था बताओ? जब बच्चों चार से अधिक लोगों के बीच के बातचीत को हम लोग राम रमोवल कहते हैं। अगला आता है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर कब होता है लोगों का? जब आप बिना बुलाए कहीं जाओगे तो आपका अनादर होगा। अनादर का मूल बच्चों किसे कहा गया है? दिलजोई को? नहीं सर। शिष्टाचार को? नहीं सर। बिना बुलाए जाना बच्चों, है ना, बिना बुलाए जाना बच्चों अनादर का मूल है। किसी के यहाँ पर बिना बुलाए कभी मत जाना बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रपंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? ये जो बच्चों हमारा प्रपंचात्मक संसार है, इसका आईना किसे कहा गया है ना? कल आपने देखा था, कल आपने क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों की वहां पर लिखा था कि हमारा जो भीतरी मनोवृत्ति है ना, हमारा जो भीतरी मनोवृत्ति है, भीतरी मनोवृत्ति जो है बच्चों वो हमारे प्रपंचात्मक संसार का आईना है। प्रपंचात्मक संसार का क्या है? आईना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? अब इसमें गलती नहीं कर सकते। एक बार गलती कर चुके हैं, एक बार बच्चों गलती कर चुके हैं, अगली बार गलती नहीं कर सकते, है ना। एक बार हम लोग गलती कर दिए थे ना। यस सर, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? मैंने एक दिन गलती कर दिया था। सर यस यस, हाँ ठीक है ना। तो हाँ तो बच्चा जी क्या लिखेंगे आंसर? सर रामविलास शर्मा ने कहा था। सर रिजल्ट कब आएगा? 2-3 दिनों में इंटर का आ जाना चाहिए, इंटर का रिजल्ट 2-3 दिनों में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने कहा है?
तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचन किसने कहा है? बच्चों प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। किसने कहा? मैंने पढ़ाया था आपको कि किसने, रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन नंबर आपको रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी। अगला आता है बच्चों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? ये भी तो हमने पढ़ा था ना। किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है, जल्दी बताओ, है ना। किस निबंधकार की श्रेणी में? तो बच्चों एडिसन और स्टील, एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या आता है? बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? बातचीत पाठ जो है वो किस प्रकार का निबंध है? तो बच्चा जी बातचीत पाठ जो है पता है आप सभी को कि एक ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर। अब दो क्वेश्चन बचे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो आप बोलोगे सर भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर भारतेंदु काल के, ऑप्शन नंबर ए सही है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन है, जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे उड़ जाता है? क्या करने से बच्चों हमारे मन के जो धुआं है, जो मवाद है वो उड़ जाते हैं? क्या करने से बताओ, क्या करने से उड़ जाते हैं? सर 32 नंबर का गलत हो गया सर आपका, देख सकते हो आप। 32 नंबर मिस्टेक है भाई, कैसे? बातचीत ना, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? नहीं इसी ने कहा। बुक देखें सूरज, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आपको लगता है ऐसा तो मेरे ख्याल से सही है। नहीं वो वाला, दूसरा वाला, दिगंत, 12th क्लास, 11th नहीं 12th, अभी तो था। अच्छा ठीक है बच्चा, देखना है इसको, इसको देख लेना, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। ये देखो बच्चा, सही है ना? सी सही है ना? बताओ हाँ या ना, आपको क्या लगता है? देखो इसका, इसको लगता है गुरुजी इसका बी होना चाहिए, वो एक दबाएं। जिसको लगता है सी सही है, दो दबाएं। ठीक है ना, सी होना चाहिए बच्चा, सी होना चाहिए। सही है ना? सही है बच्चा, रामविलास शर्मा ही ने कहा था, वो आपका मिस्टेक है। अगला तो बच्चों, जो धुआं मन में होता है वो बातचीत करने से उड़ जाता है, ऑप्शन ए। अब बताओ क्या लगता है आपको, 37 में कितने प्रश्न आपको याद हैं बच्चों, बताओ 37 प्रश्नों में कितने याद हैं? ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूट सकता है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूट सकता है। ठीक है ना, देख लो 37 पहला चैप्टर कंप्लीट 26 में से पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चा। अब 25 चैप्टर पढ़ाना है, 25 पढ़ाना है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा धीरे धीरे। चलो बच्चों स्टार्ट करें। अब सब्जेक्टिव शुरू किया जाए, बोलो हाँ या ना। 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है जो पूछे जाते हैं बच्चा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हमेशा अपने मन से लिखा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जब भी लिखो बच्चों तो अपने शब्दों में, कैसे बताओ? अपने शब्दों में लिखना है। तो शुरू किया जाए, बोलो अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप बोलेंगे शुरू करने तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो। अरे एक और क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट, है ना, बाल क्या लिखा, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? ये तो मैंने बता दिया, 2 खंडों में प्रकाशित है, ये तो मैंने बता दिया। आगे देखो बच्चों, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा VBI क्वेश्चन है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अपने मन से लिख सकते हो ना। यदि हमारे में वाक शक्ति नहीं होती तो पता नहीं इस गूंगी संसार का क्या होता। कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचार को एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर पाता। यही तो इसका मतलब है बच्चों। या फिर लिखना चाहो तो बड़ा करके आंसर आप लिख सकते हैं, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, मतलब सब पड़े रहते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों से करते, जैसे जीभा से, आंख से, कान से करते, दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण, यानी कि अवाक मतलब मुंह में बोली नहीं होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुन नहीं सकते। क्या लिख दोगे? बोलो हाँ या ना, लिख दोगे? अपनी भाषा में लिखना है कि यदि हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। यदि हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो पता नहीं इस गूंगी संसार का क्या होता। हम सभी ना जाना, हम सभी किसी एक जगह बैठे होते और अपने मन के विचार को, अपने मन के भाव को ना किसी से कह सकते और ना किसी से सुन सकते। बस यही आंसर है। हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, काहे नहीं होगा जी, अच्छे से लिख पाओगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया। नेक्स्ट कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? दूसरा क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है,
है ना। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बातचीत करने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और दूसरा एडिसन ने क्या कहा था? एडिसन ने बोला था कि असली बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है। यही तो लिखना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। एक बच्चा तो लिख के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन बच्चा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो मैंने बताया ना बच्चों की बात करने की जो कला है ना, यूरोप के लोगों में बात करने की जो कला है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। और जिस व्यक्ति में यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है वह व्यक्ति सामने वाले को लुभा लेता है, सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बस यही बात को लिख देना है। कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में बात करने का क्या है बच्चों? हुनर है। इसमें ऐसी चतुराई से बात किया जाता है कि सामने वाले के दिल को जीत लिया जाता है। इसे तो सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। क्या लिख दोगे? बोलो हाँ या ना। यस सर, इसमें कुछ है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बात करने का एक ढंग है या तरीका है जिसमें सामने वाले को लुभा लिया जाता है। अगला बच्चों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब हमेशा नए संसार की रचना कर सकता है। मतलब खुद बच्चों सबसे अच्छा तरीका क्या है और कैसे आप एक नए संसार की रचना कर सकते हैं। आपको मालूम है ना कि बच्चों बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका स्वयं से ही बात करना है। बोलो, स्वयं से ही बात करना है बच्चों। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है खुद से बात करो। क्या हाल है? ठीक है। जाओगे घूमने? नहीं जाएंगे। टी शर्ट खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे। पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। नहाओगे? हाँ नहाएंगे। मूवी देखोगे? नहीं देखना। लाइव क्लास करोगे? हाँ करना। तो खुद से बातचीत करना हम बच्चों, खुद से बातचीत करना ही सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं कि इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, नए संसार की रचना कर सकता है। कहते हैं बच्चों इस तरीका में व्यक्ति खुद से ही बात करता है। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता जिससे मन मुटाव या विवाद का डर डर बना ना डर हो का क्या हो बच्चों? डर हो। इसमें कोई डर ही नहीं रहता, खुद से बात करना है। इस प्रकार व्यक्ति अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी बच्चों खुद से बात करके ही आप एक नए संसार मन के अंदर एक नए संसार, एक तो बाहर संसार है, एक मन के अंदर संसार है। ठीक है, तो क्या आप खुद से बात करते हैं? एक बार लिखना मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो। अगर आप खुद से बात करते हैं बच्चों तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि राम रमोवल का क्या अर्थ होता है? राम रमोवल बच्चों, जब 4 से अधिक लोग किसी बातचीत में आ जाए तो उसे कहते हैं राम रमोवल। कहते हैं बच्चों की ना औपचारिक बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत में राम रमोवल अधिक होता है। इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होती है, भीतरी मनोभाव दबा ही रहता है। भीतरी मनोभाव दबा ही रहता है, इसी को हम लोग राम रमोवल कहते हैं। सीधा कहना बच्चों कि 4 से अधिक लोगों के बातचीत को राम रमोवल कहा गया है। यह बातचीत है ना, इस प्रकार के बातचीत में लोग सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, भीतर की बातें, अपनी मन की बातें नहीं बताते हैं। ठीक है, हो गया? बोलो हाँ या ना। तो बच्चा दो टेंशन आपका खत्म हो गया। 2 टेंशन खत्म। पहला तो ऑब्जेक्टिव टेंशन खत्म, दूसरा 2 अंक के प्रश्न का टेंशन खत्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 ही क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। लिख पाओगे हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस गुरुजी लिख पाएंगे, है ना? बस ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 5 ही क्वेश्चन है जिनमें से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों बातचीत निबंध का सारांश। ठीक है, इसका सारांश लिखना है बच्चों। क्या देखना पड़ेगा इसके लिए? नहीं सर, ये तो आराम से लिख देंगे। बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध में बातचीत करने के तरीके को समझाया गया है। इस निबंध में बताया गया है कि यदि मनुष्य में बातचीत करने की शक्ति न होती तो यह संसार कैसा होता, मनुष्य कैसे अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करता,
या, है ना, किसी के सामने प्रकट करता, या किसी दूसरे के विचारों को समझ पाता, या किसी दूसरे के विचारों को समझ पाता। इस निबंध में बेन जॉनसन और एडिसन आदि विद्वानों की चर्चा है, जिनका मानना है कि जिनका मानना है कि बात करने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन का मानना है कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का मानना है कि असली बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है। इस निबंध में दो बूढ़े के बीच, दो बूढ़ियों के बीच, दो लड़के के बीच, दो लड़कियों के बीच, दो व्यापारियों के बीच आदि के बीच होने वाले बातचीत को बताया गया है। इस निबंध में यह बताया गया है कि बातचीत और स्पीच में क्या अंतर होता है ना। इस निबंध को पढ़ने के बाद हमें बातचीत करने की कला विकसित होती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, यही चीज को लिखना है बच्चों, है ना, यही चीज को लिखना है। यानी आपने जो सूरज चार्ज में लगाना फोन, आपने जो चीज बच्चों इस निबंध में सुना है उसी चीज को लिखना है। इसको पढ़ना, बस मैं आपको अगर पढ़ के समझा देता हूँ, लिखना अपने शब्दों में। कहते हैं बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बातचीत के रूप स्वरूप का वर्णन किया है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति का बड़ा स्थान है। इसके बिना व्यक्ति लुंज पुंज बना रह जाएगा, न अपना मनोभाव दूसरों तक पहुंचा सकेगा और न दूसरों के भाव से परिचित हो पाएगा। मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार मनुष्य, क्या लिखा है, मानव संस्कृति के विकास का बड़ा आधार वाक्य शक्ति है, यानी बोलचाल। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख का सहभागी बनता है। अगला बच्चों, मनुष्य वाक शक्ति का उपयोग बातचीत और भाषण में करता है। बातचीत और भाषण में करता है। दोनों ही भाव व्यक्ति के माध्यम होने के कारण एक जैसे होकर भी अलग अलग हैं। भाषण जहां औपचारिक संबोधन से शुरू होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आए हुए सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये सब बोल करके स्टार्ट होता है। वहीं बातचीत में ये बातें नहीं होती। भाषण में चुटीली बातों का प्रयोग होता है, इसमें तालियां बजती हैं, पर बातचीत में ऐसा नहीं होता है। बातचीत दो चार लोगों के बीच होती है, भाषण सैकड़ों लोग सुनते हैं। भाषण का विषय निश्चित रहता है, जबकि बातचीत में विषय निश्चित नहीं रहता है। उम्र, पेशा, लिंग आदि के आधार पर बातचीत का विषय बनता है ना। अगर बच्चों आपकी उम्र ज्यादा है तो आपका विषय दूसरा होगा, अगर आपकी उम्र कम है तो आपका विषय दूसरा होगा। तो ये विषय बच्चों उम्र से तय होता है ना विषय। अगला बच्चों, एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत दो लोगों में होती है। लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, बातचीत में अपनापन कम होने लगता है, औपचारिकता बढ़ती है। तीन लोगों की बातचीत अंगूठी में नख की तरह होती है। अधिकतम चार लोगों की बातचीत हो सकती है। बातचीत भी एक कला है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसे ही सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। इसमें इस लियाकत या ढंग से लोग अपनी बात कहते हैं कि सुनने वालों के मन में तनिक भी चोट नहीं पहुंचती है, थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचता है इस तरह की बातचीत में। तो क्या बच्चों आप भी बातचीत करने के बारे में समझ रहे हो? हाँ जल्दी बताओ, क्या आप भी बच्चों बातचीत करने के तरीके को समझ रहे हो? यस सर। आगे लिखते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम अपनापन का भाव रहता है, जबकि बच्चों शास्त्रार्थ में अभिमानपूर्ण ज्ञान के दांव पेचों की कालाबाजारी चलती है। बात बात में विवाद पैदा हो जाता है। श्रेष्ठ बातचीत तो आत्मलाभ है, यानी अपने से बात करना श्रेष्ठ है, क्योंकि बातचीत के लिए समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जबकि आत्मलाभ मतलब स्वयं से बात करने में तो व्यक्ति खुद से बात करता है। इसमें व्यक्ति अपने मन के अनुसार विषय, दृश्य, घटना का आनंद ले सकता है। क्या आपने खुद से कभी बात किया है? कभी मन ही मन मुस्कुराया है, वाह वाह हम चले गए घूमने के लिए पटना में चिड़ियाघर में टिकट कटा करके चिड़ियाघर अंदर गए, मतलब गेट में टिकट कटाकर चिड़ियाघर घुसे, चिड़ियाघर के अंदर जाकर के हमने सांप देखा, बिच्छू देखा, ये देखा वो देखा।
क्या मन में ऐसा कभी किया आपने बातचीत खुद से? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इस है ना, इसमें विषय भी आप चुनते हो, इसमें आपको कोई विषय नहीं होता है कि यही दो चीज में बात करना है ना, पूरा विषय भी आप खुद से तय करते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, आपने इसका सारांश देख लिया, आपने इसका सारांश जो पूछा जाएगा, आपने इसका सारांश देख लिया बच्चा, ठीक है ना, आपने इसका सारांश देख लिया। दूसरा है आपने इसका ऑब्जेक्टिव कर लिया, और तीसरा प्यारे बच्चों आपने इसका ना लघु उत्तरीय कर लिया। बस इसका एक चीज बच्चों यहाँ पर लिखना था, जो मैं पीडीएफ में ऐड करवा दूंगा। इसका कई बार ना कई बार इसका बच्चों लिखने के लिए वो देता है, क्या बोलते हैं उसको, इसमें ऐड क्यों नहीं किया? नहीं बोले थे 2 ठो क्वेश्चन था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। 2 ठो बच्चों पूछा जाता है व्याख्या करने के लिए, व्याख्या। तो व्याख्या भी बहुत आसान होता है, मतलब कोई लाइन दिया रहता है, उसके बारे में लिखना है, आप आराम से लिख पाओगे बच्चों बहुत आसानी से। तो व्याख्या का 2 क्वेश्चन से मैं ऐड करवा दूंगा, सॉरी बच्चों यहाँ ऐड होना था, मैं 2 क्वेश्चन व्याख्या का इसमें ऐड करवा दूंगा आंसर के साथ, ठीक है ना। यानी कि 2 लाइन लिखा रहेगा, उसके बारे में 10 लाइन आपको लिख देना है, अच्छे से पढ़ करके व्याख्या हो जाएगा। चलो बच्चों, चैप्टर हो गया कंप्लीट, चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक बार यस यस कर दो, हो जाएगा। एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या आप कर पाओगे? बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो बच्चों, तो एक चैप्टर आपका, है ना, एक चैप्टर आपका गद्य खंड से कंप्लीट हो गया, गद्य खंड से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल करेंगे बच्चों, नेक्स्ट कल नहीं परसों, कल तो संडे है बच्चों, छुट्टी है, परसों करेंगे हम लोग व्याकरण। क्या करेंगे? व्याकरण। और व्याकरण का एक चैप्टर करने के बाद फिर हम लोग करेंगे काव्य खंड से। कहाँ से करेंगे? काव्य खंड से। इसका पीडीएफ बच्चों आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर जहां पर भी आप जुड़े हैं, आपके व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भी हम डलवा देंगे, तो व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी बच्चा जी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक चैप्टर व्याकरण होगा, फिर एक चैप्टर कविता होगा, फिर से कहानी, फिर व्याकरण, फिर कविता, फिर कहानी, ऐसे करते हुए हमारा सिलेबस बहुत एकदम एकदम सटीक टाइम पर खत्म हो जाएगा। बस आप पूरी वीडियो को देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, अपने दोस्तों को बताना जी दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर हमारी क्लास होती है, और सब लोग मन से पढ़ना जी। छोटी छोटी क्लास होती है, इसको आप डबल स्पीड में देखना। 30 मिनट की अगर क्लास है, कोई 30 मिनट की क्लास है, 2 गुने स्पीड से देखोगे 15 मिनट में क्लास हो जाएगा। यानी कि हम ज़्यादा बोझ आप पर नहीं दे रहे हैं, आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लव यू। बहुत बढ़िया से लिख दोगे, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए इस चैप्टर से, कोई सब्जेक्टिव पूछा जाए, कोई सारांश लिखने के लिए बोला जाए, बातचीत चैप्टर से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा मुझे भरोसा है। तो नेक्स्ट बच्चों व्याकरण होगा। व्याकरण का पहला चैप्टर जो है बच्चों वर्ण विचार। कहाँ से शुरू करेंगे बताओ? सबसे पहला बच्चों वर्ण विचार चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वर्ण, वर्ण शुरू करेंगे, वो भी कब करेंगे बच्चों? मंडे को, यानी सोमवार को, मंडे को स्टार्ट होगा वर्ण चैप्टर। ठीक है, लव यू बच्चा जी, लव यू।